आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आप सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए प्रतिदिन अर्थशास्त्र और भूगोल के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहा है। किसी दिन अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उस दिन नहीं वीडियो जा पाता है, बाकी हर दिन आपके लिए दोनों सब्जेक्ट के वीडियो लगभग जा रहे हैं। आपके लिए एक सूचना है कि प्लेलिस्ट बनवा दी गई है, जैसा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर इन सभी वीडियो को एक एक जगह कर दीजिए सब्जेक्ट वाइज। तो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन पे जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपकी अर्थशास्त्र की अलग और भूगोल की अलग क्लासें मिल जाएंगी एक साथ, जो आपके तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो आप सभी इस समय जब नींद आ रही होगी तब सोने जा रहे होंगे। इसी को देखते हुए ठीक है, मैंने कहा कि आज थोड़ा लेट ही सही, लेकिन एक वीडियो अभी तुरंत रिकॉर्ड होने के बाद मैं लोड कर दूंगा। आप पढ़ ही रहे होंगे, इस बीच आपको अपना अंदाजा, अपना आकलन करने के लिए ठीक है कि लोक वित्त और बजट में आपकी क्या स्थिति है। ठीक है, आप कैसे प्रश्न आएंगे उनको देखिए और अपना आकलन करिए। चलिए बहुत देर नहीं करते हुए मैं शुरू करता हूं आज का ये टॉपिक, लोक वित्त, जिसमें बजट मेन रहेगा। देखिए पहला ही प्रश्न लगा है कि आवंटन कुशलता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका होती है। आवंटन कुशलता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका होती है। जल्दी से आप लगाइए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। औसत कीमतों में परिवर्तन की, सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन की, निरपेक्ष कीमतों में परिवर्तन की, या प्रशासित कीमतों में परिवर्तन की। तो जल्दी से यदि आप इसको पढ़े होंगे ठीक है, तो आप निश्चित तौर पे इसका जवाब लगा दिए होंगे। ये क्या इसका सही है कि सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन की, आवंटन कुशलता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका क्या होती है? सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन की। अगला प्रश्न ठीक कि डिश टीवी का सिग्नल है। ठीक है, ये वस्तु से भी आ गया प्रश्न कि कौन निजी वस्तु है, कौन सार्वजनिक वस्तु है, कौन मेरिट वस्तु है। ठीक है, तो देखिए कि सार्वजनिक वस्तु उसे कहते हैं जिस वस्तुओं पर अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता। अपवर्जन का सिद्धांत मतलब जिसको प्रयोग करने से मना नहीं किया जा सकता, उसे हम सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। निजी वस्तु उसे कहते हैं जिसका प्रयोग करने से मना किया जा सकता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ भुगतान देना होता है, तब आप उसका उपयोग कर सकते हैं और जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। ऐसी वस्तु को निजी वस्तुएं कहते हैं। मेरिट वस्तुओं को सरकार द्वारा उन सुविधाओं को मेरिट वस्तुओं में रखते हैं जिससे समाज में गुणों का विकास होता है, जैसे शिक्षा आदि की व्यवस्था। ये क्या है? मेरिट वस्तुओं में आती है। तो देख लीजिएगा, डिश टीवी जो भुगतान करेगा वही पाएगा और डिश टीवी वाला जिसको चाहेगा उसी को देगा। तो यह कैसी है? निजी वस्तु है। कैसी है? निजी वस्तु है। थोड़ा सा दिमाग के पटल को खोलिए और सारा जवाब अपने आप निकल कर बाहर आएगा। सामाजिक लाभ का सिद्धांत होता है जब, देखिए सामाजिक लाभ का सिद्धांत तभी माना जाता है जब सीमांत सामाजिक लाभ सीमांत सामाजिक त्याग के बराबर हो जाए। मतलब हम जितना त्याग करें अगर उतने के बराबर हमको लाभ मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं सामाजिक लाभ की अधिकतम स्थिति। तो ये क्या है? बी आंसर इसमें सही होगा। ठीक है, जल्दी बढ़िए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। महज आज 25 तारीख, 25/5/30 हो गई। लगभग 20 दिन बचा है। आप जानते हैं 2 या 3 मई से लगातार सीरीज चलाऊंगा मैं ऑनलाइन लाइव आकर। ठीक है, आप सभी लोग, अभी टाइम निर्धारित नहीं है लेकिन टाइम 9 बजे के बाद ही होगा। लगभग 2 घंटे की महामैराथन चलेगी। ठीक, 125 क्वेश्चन की 125 क्वेश्चन भूगोल के, 125 क्वेश्चन आपके अर्थशास्त्र के। आप सभी लाइव आइएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं, आपकी तैयारी में 4 चांद ना लगा दिया तो एग्जाम टाइम एकेडमी का नाम नहीं। ठीक है, इस बार मैंने भी सोचा है कि आपको सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ठीक है ना जी, बस केवल आप हारिएगा मत। कह रहे हैं कि मंदी की स्थिति में किस तरह का बजट अपेक्षित होता है? मंदी की स्थिति कब होती है? जब समाज में पैसा कम हो जाता है, अर्थव्यवस्था में पैसा की मात्रा कम हो जाती है, यानी लोगों की खरीद कम हो जाती है, तो वह स्थिति मंदी की होती है। तो जब पैसा बढ़ाना होता है तो हम घाटे का बजट बनाते हैं। कैसा बजट बनाते हैं? घाटे का, जिसमें रुपए को छाप कर या रुपए की व्यवस्था करके उसको दूर करते हैं।
तो मंदी की स्थिति में कैसा बजट बनेगा? घाटे का बजट बनेगा। कह रहा है कि शून्य आधार बजट, जीरो बेस्ड बजट का आशय है। जीरो बजट का आशय जो है ये पीटर पायर के द्वारा दी गई संकल्पना है। इसमें एक जब नया बजट पेश किया जाता है तो पुरानी सभी मदों को शून्य मानकर नया उनको मान लिया जाता है। समझ में आई बात? उनको क्या मान लिया जाता है कि नई मद हैं, जैसे उनके साथ व्यवहार किया नई मद की तरह। तो व्यय के प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नई हो, इसे हम क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट। सब कुछ नया मान लेना, पुरानी चीजों को नया मानकर उस पर व्यय करना ही क्या कहलाता है? जीरो आधारित बजट। आगे है कि बजट एक यंत्र है राजकोषीय नीति का, आर्थिक नीति का, मौद्रिक नीति का या निर्यात और आयात नीति का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। बजट कैसा यंत्र है? तो बजट में आप जानते हैं क्या होता है? कर लगाया जाता है, ऋण दिया जाता है, ठीक है, हाँ, और क्या होता है? आय की व्यवस्था होती है। इस सभी को कहते हैं राजकोषीय नीति। क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति। बाकी मौद्रिक नीति में मेन प्रमुख मुखिया आरबीआई होता है, जिसमें रुपए का छापना, रेपो, रिवर्स रेपो, तमाम तरह की ब्याज दरें सम्मिलित हैं, ठीक है। वो जो आरबीआई करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं, जो सरकार 3-5 करती है उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। आगे देखिए, कह रहे हीनार्थ प्रबंधन की नीति की इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि इससे निम्नलिखित में से एक कारक अधिकतम प्रभावित होता है। हीनार्थ प्रबंधन मतलब घाटे का बजट। हीनार्थ प्रबंधन मतलब घाटे का बजट। सरकार धीरे धीरे दिवालिया हो जाती है, पश्चिम की उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ती है, समग्र मांग गिरती है, मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। तो देखिएगा, जब भी हीनार्थ प्रबंधन होगा, घाटे का बजट बनेगा, तो रुपया ज्यादा से ज्यादा छपेगा, और जब रुपए की मात्रा बढ़ती है तो मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने लगता है। समझ में आई बात? मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने लगता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और ये इस बार जान लीजिए छपा था आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। हाँ, आगे है कि भारत में वित्तीय घाटे के मुख्य दुष्प्रभाव हैं। वित्तीय घाटे का मुख्य दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? वही अब अलग अलग नाम दिया है, घाटे का बजट या हीनार्थ प्रबंधन या वित्तीय घाटे के मुख्य दुष्प्रभाव वही होगा। मूल्यों में स्फीति की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मूल्य स्फीति, मुद्रास्फीति पैदा हो जाएगी। क्लियर? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सार्वजनिक प्राप्ति, सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक ऋण योग होता है। कर एक अनिवार्य भुगतान है। एडम स्मिथ ने करारोपण के 5 नियम दिए थे। प्रकृतिवादियों ने एक कर प्रणाली का समर्थन किया था। तो एडम स्मिथ ने करारोपण के 4 नियम दिए थे। एडम स्मिथ ने करारोपण के 4 नियम दिए थे, ठीक है। कितने? 4, ना कि 5। समता, पहला क्या था? समता, याद रख लीजिए, ठीक है। ये पूछता है समता का नियम, निश्चितता का नियम, तीन देखिए, तीसरा क्या है? ये सुविधा का नियम और मितव्ययता का नियम। सुविधा का नियम, और चौथा है मितव्ययता, मितव्ययता का नियम। ये 4 नियम किसके हैं? एडम स्मिथ के हैं। 5 लिखा इसलिए वो गलत है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सामाजिक वस्तुओं में कीमत तंत्र लागू नहीं होता। जब एक व्यक्ति अपनी आय के अनुसार व्यय को निश्चित करता है, एक राजकीय संस्था अपनी आय को व्यय के अनुसार निश्चित करती है। ऋण परिशोधन कोष सार्वजनिक ऋण शोधन की एक महत्वपूर्ण विधि है। क्षतिपूरक व्यय का अर्थ होगा बचत। ये गलत है। क्षतिपूरक व्यय का अर्थ बजट नहीं होता है, ठीक है। यदि हम क्षतिपूरक व्यय का अर्थ बताएं आपको, तो कहेंगे कि निजी विनियोग की कमी की पूर्ति किए जाने वाले, क्या होता है? निजी विनियोग
ठीक है। निजी विनियोग, ध्यान दीजिएगा, निजी विनियोग की कमी की पूर्ति किए जाने वाले, की कमी, पूरा लिखिए, निजी विनियोग की कमी की पूर्ति, की कमी की पूर्ति किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय को, सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय कहते हैं, व्यय कहते हैं। मतलब आप समझ पा रहे हैं, कह रहा निजी विनियोग अगर होता है, उसमें कोई कमी है, ठीक है, तो उसकी पूर्ति जब सरकार द्वारा की जाती है तो उसे हम सार्वजनिक व्यय, क्षतिपूरक व्यय कहते हैं। ठीक, आगे कह रहे घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग होता है हमेशा मुद्रास्फीति बढ़ाने के लिए, हमेशा विकास दर बढ़ाने के लिए, आर्थिक विकास के लिए सीमित मात्रा में प्रयोग उचित है। तो इसका ये सही होगा। ठीक है, ये भी प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। आगे बजट, थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए, ये बजट संबंधी प्रलेखों में निम्न में से किस प्रकार के घाटे का उल्लेख किया जाता है? राजस्व घाटा, बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो यदि मैं बता दूं कि वर्तमान समय की अगर बात करेंगे तो बजट घाटा नहीं लिया जाता, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, ये तीन तरह के घाटे लिए जाते हैं। बी जिसमें नहीं है, बाकी तीनों सी, यानी डी सही है। कौन सा सही है? डी सही है। जल्दी से आप इसका आंसर क्या करेंगे? लगाएंगे। ये बजट घाटे का जो प्रयोग है 11-12 से बंद कर दिया गया है। 11-12 से बजट घाटे के नाम से ये नहीं जारी किया जाता। ठीक है ना जी। आगे करेक्ट, अधिक सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? अधिक सामाजिक लाभ, ये भी प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। ठीक है, 16 तारीख को। तो इसका प्रयोग डाल्टन ने किया है, इसका प्रयोग डाल्टन ने किया है। एसी पीगू ने अधिकतम सामाजिक कल्याण की बात की, अधिकतम सामाजिक कल्याण से संबंधित सिद्धांत दिया है। कौन? पीगू ने, अधिकतम सामाजिक कल्याण। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, आगे देखिएगा। ठीक है, अधिकतम सामाजिक कल्याण अगर पूछे तो पीगू, और अधिकतम सामाजिक लाभ पूछे तो कौन? डाल्टन। क्लियर? आगे कह रहा है कि अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की निम्न में से कौन सी सीमा है? सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का सदैव उचित आकलन संभव नहीं है। सार्वजनिक व्यय तथा करारोपण को बहुत छोटी इकाइयों में जाना जाता है। यह स्थैतिक स्थिति की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का। ये भी आपका मजेदार प्रश्न है। क्या है? मजेदार प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो जवाब है आपका 1, 2, 3, यानी कि सभी, इसमें क्या है? सभी सही हैं। क्या सही हैं? ए भी सही, ए भी सही, ए भी सही, तीनों बातें इसकी सही हैं। आगे करेक्ट, स्वास्थ्य और शिक्षा है निजी वस्तुएं, मेरिट वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, स्थानीय वस्तुएं। अभी मैंने कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसी वस्तुएं जो गुणों में विकास करें संपूर्ण समाज के, उसे हम मेरिट वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिट वस्तुएं। कह रहे कि परिणाम बजट को इस रूप में जाना जाता है: आवंटन पूर्व बजट, व्यय पूर्व बजट, आगम पूर्व बजट या व्यय पश्चात बजट। परिणाम, देखिएगा, परिणाम बजट को क्या कहते हैं? तो परिणाम बजट को व्यय पूर्व बजट कहते हैं। व्यय
पूर्व बजट, परिणाम बजट को ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि आप सब कुछ पढ़ते हुए भी लगता है कि ये प्रश्न नहीं मैंने देखा, तो इसको याद कर लीजिएगा। परिणाम बजट को इस रूप में जाना जाता है व्यय पूर्व बजट। कह कि शून्य आधारित बजट बनाने का प्रमुख गुण है कर दायित्व तो घटता है, लाभ बढ़ता है, घाटे की वित्त व्यवस्था शून्य हो जाती है, व्यय विवेक पूर्ण होता है। जल्दी से बताइएगा, बढ़िया प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, ठीक है, जवाब दीजिए। तो आप जानते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था क्या हो जाती है, इसके द्वारा शून्य हो जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था शून्य हो जाती है क्योंकि इसको नए रूप में बजट की बात की जाती है, सारी पुरानी मदों को शून्य मानकर। कह रहा है कि पुरानी मदों को शून्य मानकर नए रूप में फिर से प्रस्तुत करने की बात की जाती है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा सही कूट का चयन कीजिए। अब देखिए ये तमाम तरह के बजट हैं और उनसे हम मिलाकर ये बताएंगे। अगर आपको बजट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम मिल जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी एकदम। प्राथमिक बजट देखिएगा, प्राथमिक बजट से किससे मिलाएगा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। डी में कहा राजकोषीय, डी में पहला राजकोषीय घाटा माइनस यहां होना चाहिए ब्याज का भुगतान, तो डी में 1, डी में 1, यानी कि ये तो दोनों कट गए, अब बी और सी बचा है, बी और सी बचा है। अब देखिएगा आपको जो आ रहा है उसकी तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। राजस्व घाटा बराबर क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजस्व घाटा, राजस्व व्यय माइनस ये, ठीक, राजस्व व्यय माइनस राजस्व घाटा, राजस्व कुल राजस्व व्यय माइनस राजस्व, ये देखिए ये यहां से गड़बड़ कर दिए, ये यहां नहीं होगा, राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां, यानी ए में 4, ए में 4 कोई सही है, डी ए में 4। अब इसी दोनों से आपका मिल गया, यानी डी ऑप्शन सही है। बी में 3 बजट घाटा बराबर क्या होता है, कुल राजस्व माइनस कुल व्यय, ये प्लस माइनस लगाना भूल गया लड़का, ठीक है, जिसने भी टाइप किया है। इसके बाद बी में 2 लगा लीजिएगा, बी में, सी में 2 लगा दीजिएगा, सी में 2, ठीक, इस तरह से आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। 2 मिलाने के बाद सब कुछ लगभग मिल जाता है, ठीक है। अब आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है, राजकोषीय घाटा, ठीक है, तो राजकोषीय घाटा बराबर बजटीय घाटा प्लस ऋण तथा अन्य देयताएं। इसके बाद बजट घाटा बराबर होता है कुल राजस्व व्यय, कुल राजस्व आय माइनस कुल व्यय, ठीक है। इसके बाद राजस्व घाटा बराबर होता है कुल राजस्व माइनस कुल प्राप्तियां, कुल राजस्व माइनस कुल प्राप्तियां। लैंगिक बजट प्रणाली सर्वप्रथम किस देश ने प्रारंभ की थी, जल्दी से बताइएगा, आसान क्वेश्चन है। लैंगिक बजट प्रणाली की अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने, कितने, ऑस्ट्रेलिया ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की विशेषता नहीं है, शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की विशेषता नहीं है, ठीक है। अपवर्जनीयता, निःशुल्कता, बाह्यता, गैर प्रतिस्पर्धात्मकता। तो जल्दी से बताइएगा, एकदम जबरदस्त ये भी प्रश्न है। ये अपवर्जनीयता नहीं है, मतलब अपवर्जन का सिद्धांत सार्वजनिक वस्तु पर नहीं लगता, यानी किसी को इसके प्रयोग से वंचित नहीं रखा जा सकता, ठीक है। बाकी सभी सही हैं, ये नहीं सही है। आगे देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है, पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा, गलियों में प्रकाश, बिजली का घरेलू उपयोग। तो बिजली का घरेलू उपयोग ये सार्वजनिक वस्तु नहीं है। आपके घर का अगर बल्ब जल रहा है, आप चाहें तो बुता सकते हैं, उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं आप जलाइए, बाकी सभी जो हैं वो सार्वजनिक वस्तु हैं। कह रहा है कि घाटे को चित्त
व्यवस्था का प्रभाव होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था ये लिखा है, ठीक है। वित्त व्यवस्था का प्रभाव क्या होता है, कभी भी स्फीतिक नहीं, कभी कभी स्फीतिक, सदैव स्फीतिक, स्फीतिक यदि साथ ही साथ प्रभावी प्रतिरोधात्मक उपाय ना किए जाएं, तो यही सही है, डी सही है, ठीक। घाटे की वित्त व्यवस्था करिए, लेकिन उसके साथ उसका प्रबंध भी करिए ताकि मुद्रास्फीति ना आए। 2013 के बजट में सेवा कर की दर को रखा गया है। देखिए, अब ये करंट का प्रश्न है, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए बजट कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो टीजीटी पीजीटी या एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रश्न रहे उसमें आ जाएं। चूंकि इसको मैं देखा नहीं हूं, इसलिए इस पे अभी विचार देना ठीक नहीं है। आप मन करेगा तो 24-25 का बजट देख लीजिएगा, क्या है कैसे है, इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं एक कल 10-15 बजट पे वीडियो बना दूंगा जो करंट से रिलेटेड होती है। कह रहे भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियम लागू हुआ। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियम, एफ, इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको अगर आप अंग्रेजी देखेंगे तो इसको कहेंगे FRBM। क्या कहेंगे, FRBM, FRBM नियम। तो ये जो है पारित हुआ था 2003 में और लागू हुआ 2004 में, ठीक है। पारित हुआ था 2003 में और लागू हुआ 2004 में, तो इसका ऑप्शन होगा सही 2004, ठीक है। हाँ, FRBM एक्ट। शून्य आधार बजट की अवधारणा प्रतिपादक किया था, अभी मैंने कहा कौन, PA पायर ने, PA पायर ने। आगे देखिए, करेक्ट, घाटे के बजट के घाटे की पूर्ति निम्न तरीके से की जा सकती है। शुद्ध घरेलू पूंजी की प्राप्तियों के द्वारा, शुद्ध विदेशी पूंजी की प्राप्तियों के द्वारा, केंद्रीय बैंक से शुद्ध अल्पकालिक ऋण द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा घाटे की पूर्ति की जा सकती है। आगे करेक्ट, बजट के घाटे तब उत्पन्न होते हैं जब सरकार के अनुमानित व्यय प्रस्तावित आय से, ठीक है, प्रस्तावित आय से कम हो जाता है, तभी तो घाटा होगा। जब व्यय अधिक हो जाएगा आय से, तब उसे हम घाटा कहते हैं। अगला है, घाटे की व्यवस्था द्वारा पूंजी निर्माण प्रायः स्फीतिक होता है, अपस्फीतिक होता है, विकासहीन होता है, उपयुक्त सभी नहीं, स्फीतिक होता है। प्रायः क्या होता है, स्फीतिक होता है, ठीक है। घाटे की व्यवस्था का प्रायः क्या होता है, स्फीतिक, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। निम्नलिखित सूची में विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु कौन सी है, प्राथमिक शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आधिकारिक संरचना, स्वास्थ्य शिक्षा। विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु कौन सी पूछ रहा है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न अच्छा है। चलिए, विशुद्ध सार्वजनिक, तो देखिएगा यदि हम बात करें इस प्रश्न की, तो विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु कौन सी है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को हम विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा ये सभी के लिए है, इसमें कोई भी कोताही नहीं है, एक साथ पूरे देश की रक्षा की जा रही है। कह रहा है कि फरवरी 2008 में संसद में प्रस्तुत बजट के लिए बजट वर्ष होगा, ठीक है। 2008 में अगर कोई बजट पेश किया जा रहा है तो वो कौन से वर्ष का होगा, तो वो बजट हमेशा 2 वर्ष का होता है, 2008 और 9 का। जैसे 2008 में संसद में प्रस्तुत बजट के लिए बजट वर्ष होगा, 8 और 9 होगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए क्या होगा, 8 और 9 का दोनों होगा। जो 24 में पेश किया जाएगा वो 24-25 का होगा, जो 25 में पेश किया जाएगा वो 25-26 का होगा। यानी उस वर्ष और एक आगे के वर्ष को जोड़कर पेश किया जाता है बजट, ठीक है। बजट में दरअसल 3 वर्ष होते हैं, एक जो चल रहा है, एक पहले का, एक उसके आगे का, ठीक। आगे चलिए, करेक्ट, भारत की समग्र बचतों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है, तो भारत की समग्र बचतों में सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। भारत की समग्र बचतों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है, तो घरेलू। आगे है कि 2000 और 2001 के बजट व्यय में सबसे बड़ा मद क्या था, ठीक है। ये भी करंट है, ये जब पूछा जाएगा
2024-25 का पूछा जाएगा। इस पे वीडियो आएगी कल, ठीक है। सारे बजट का निचोड़ मैं निकाल लूंगा, कौन सा मद कितना रुपया कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस मद पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है। इससे लगभग 10, 15 या 20 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा जो आपको लिखवा दूंगा, ठीक ना जी। कह रहा है कि 2090-91 में जीडीपी का घाटा, ये भी करंट है, क्या है, ये भी करंट है। शून्य आधार बजट का आशय क्या है, तो वही जान लीजिए, पहला ही हो गया, ये प्रश्न लगभग दोहरा दिया गया, 2-3 बार हो गया, तो इसको मत गलत करिएगा। आगे कह रहे भारत में उच्चतम बचतें इसके द्वारा दर्ज की जाती हैं। उच्चतम बचतें पारिवारिक क्षेत्र द्वारा, किसके द्वारा, घरेलू क्षेत्र या पारिवारिक क्षेत्र द्वारा, ठीक है। आगे है देश की सकल घरेलू बचत में कौन सा क्षेत्र अधिकतम है, तो वही घरेलू क्षेत्र, कौन सा, घरेलू क्षेत्र। इस तरह से आपका जान रहे हैं सभी प्रश्न जितने थे, ये भी भारत में जीडीपी का कितना प्रतिशत लोग स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है, ये भी करंट है, ये भी आएगा कब, कल के प्रश्न के साथ, ठीक है नी। हाँ, राजकोषीय नीति के साथ इस प्रश्न को हम पढ़ाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक प्राप्तियों के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों में भी सम्मिलित नहीं है। ये प्रश्न को ध्यान दे दीजिएगा, ये प्रश्न ठीक क्या है, अच्छा है, ठीक। तो इस प्रश्न का जवाब फिर से एक बार पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक प्राप्तियों के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं है। पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं है कि अगर बात करेंगे हम, ठीक है, तो इसका सार्वजनिक उद्योग तथा सेवाओं से आय, सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश, देशी ऋण अदायगी, तो पहला सही होगा। कौन सही होगा, पहला सही होगा। आइए, कह रहा है कि शून्य आधारित बजट कौन, पीटर ए पायर ने दिया था, ठीक। कह रहा है कि शून्य आधार पर बजट की अवधारणा दी गई थी पीटर ए पायर के द्वारा, किसके द्वारा, पीटर ए पायर के द्वारा। इसके बाद लोक वित्त राजकोषीय विज्ञान है, इसकी नीतियां राजकोषीय नीति हैं, इसकी समस्या राजकोषीय समस्याएं हैं। यह कथन किससे संबंधित है, यह कथन किससे संबंधित है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। तो ये जो चैप्टर चल रहा है लोक वित्त का, इसी से संबंधित है, ठीक है। क्या राजकोषीय नीतियां राजकोषीय समस्याएं हैं, यह कथन लोक वित्त विषय वस्तु से संबंधित है, ठीक है ना जी। आगे, करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय आपातकालीन स्थिति में जब बढ़ाया जाता है तो उसके बाद भी स्थिति सामान्य होने पर भी बढ़ा ही रहता है, ये किसकी संकल्पना है। बहुत ही गजब का प्रश्न है, जल्दी बताइए, ठीक है, ये किसकी संकल्पना है भाई। ठीक, अब देखिए, ये पीकॉक की संकल्पना है कि जब आपातकाल में बजट बढ़ाया जाता है तो वह ऐसी स्थिति समाप्त होने के बाद भी उसी अवस्था पर नहीं तो फिर पुनः पुरानी अवस्था पर नहीं आता है, कुछ बढ़ा ही रहता है, ठीक है। ये किसकी परिकल्पना है, पीकॉक तथा वाइज मैन दोनों की है, लेकिन यहां पीकॉक दिया है तो इसी को आप सही करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके कितने देख लेता हूं, ये तो राजकोषीय नीति का प्रश्न आ गया, लेकिन कल मैं बता दूं ये आपका राजकोषीय नीति प्लस आपके बजट से संबंधित सारे क्वेश्चन आएंगे इसके आगे के, समझ में आई। नंबरिंग इससे आगे होगी लेकिन वो टॉपिक दूसरा होगा जो टाइप किया गया है, बाकी सारे प्रश्न महत्वपूर्ण आपको बता दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, चलते हैं कल इसी वादे के साथ कि आपके सारे करंट के प्रश्न मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। लास्ट में लिख कर उसको बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत एग्जाम में ना हो। तो सुनने के लिए धन्यवाद।